ख़ास करके जो कौमी झगड़े कबायली झगड़े होते हैं उसमें वो नर्सरी बनती है अपनी डाकुओं की। सरदार कभी नहीं चाहेगा कि मेरे इलाके में ये गंदगी पैदा हो। तो ये गिरफ्तारियां जो सरदारों की होनी हो या नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हर 10 मील पर थाना हो, हर 5 मील पर चौकी हो, थाना इंचार्ज हो डीएसपी लेवल का हो, माउंटेड गन्स हो, उसके पास एंटी एयरक्राफ्ट तरीके की गन्स हो। नो गो एरियाज हमारे पास हैं, मैं मानता हूँ, उसमें कोई सरदार की उनको सपोर्ट नहीं होती। अब तो सरदार खुद छुप रहे हैं कि डाकुओं से बचें और डाकुओं की खुशामद करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेक टीवी के प्रोग्राम इन्वेस्टिगेशन विद जायद कोकर में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे सिंध के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल है, जो बदतरीन सूरत हाल है, ख़ास तौर पर अपर सिंध की हम बात करेंगे। अगर हम बात करें शिकारपुर की, घोटकी की, जगबाबाद की या लाड़काना की, वहाँ पर डाकू राज कायम है और आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मगर इस वक्त जो सूरत हाल नज़र ये आ रही है कि पुलिस ख़ुद महफूज नहीं है। मुख्तलिफ जो ऑपरेशन हुए हैं उसमें बड़े पैमाने पर पुलिस का नुकसान हुआ है। सोशल मीडिया पर भी वीडियोस, तस्वीर, ये तमाम चीज़ें वायरल हो रही हैं। डाकू किस तरह से दन दनाते फिर रहे हैं, पुलिस उनके आगे बेबस नज़र आ रही है। एक ये भी राय सोशल मीडिया के पर सामने आई कि जितने सरदार हैं उसमें उनकी अक्सरियत जो है वो डाकुओं की सरपरस्ती करती है, जिसकी बिना पर एक सरदार तेगो खान तेगानी की गिरफ्तारी भी अमल में आई है। अब ये सवाल पैदा होता है कि जो दीगर जो बिरादरियों के जो डाकू हैं, क्या उनके भी सरदार गिरफ्तार होने चाहिए? क्या सरदार गिरफ्तार होने से अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो सकती है? इन तमाम इश्यूज़ पर हम बात करेंगे और सिंध के ऐसे सरदार की जिसको सारे सिंध के लोग, बलूचिस्तान के सरदार, सिंध के सरदार रिगार्ड करते हैं और उनके फैसले भी काफ़ी जाने माने जाते हैं। पंवर बिरादरी के सरदार हैं सरदार मंजूर अली खान पंवर से। सरदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये अमन अमान की सूरत हाल तो ख़राब होती रही है और आपने देखा सरदार तेगो खान तेगानी की गिरफ्तारी भी अमल में आई। क्या वाकई सरदार सपोर्ट करते हैं, सरपरस्ती करते हैं डाकुओं की, जो सरदार तेगो खान तेगानी की भी गिरफ्तारी अमल में आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये मैं कहूँ कि सरदार तो बड़ों से होते सब बात होते हैं सभी अपनी कौम के लिए। उसमें कौम में बदमाश भी होते हैं, शरीफ भी होते हैं, मौज़िन भी होते हैं। तो इत्तेफाक की बात है इलाके की, जोग्राफिकल कंडीशन इलाके की जो होती है, उस वजह से लोग ये शरारतों में मुब्तला हो जाते हैं। ख़ास करके जो कौमी झगड़े कबायली झगड़े होते हैं उसमें वो नर्सरी बनती है अपनी डाकुओं की। दिन को वो उन इलाके के लोगों के साथ मिले होते हैं कि हम आपके तहफ़्फ़ुज़, हम आपकी तरफ से लड़ने के लिए तैयार हैं। रात को वो जाके डाके लगाते हैं और दिन को वो बड़े आराम से सो जाते हैं कि भाई हम तो आपके साथ हैं। लेकिन दर हकीकत वहाँ उनके बच्चों को, उनके इलाके को वो तरबियत देते हैं कि वो हम उनके साथ शामिल हो जाते हैं। उसके बाद फिर डाकुओं का राज बढ़ता जाता है। सरदार कभी नहीं चाहेगा कि मेरे इलाके में ये गंदगी पैदा हो। कोशिश करेगा कि यहाँ अमन अमान हो, क्योंकि सरदार भी आखिर कुछ न कुछ ज़मींदारी होगी, कुछ इलाके में उनकी इज़्ज़त होगी। ज़मींदार के पास काफ़ी मकतब फ़िक्र के लोग बेचारे बसते रहते हैं। ज़मींदार भी एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ गरीब भी होते हैं, बदमाश भी होते हैं, शुरफा भी होते हैं और आलिम दीन भी वहाँ रहते हैं काफ़ी लोगों के इलाके में। तो ये नहीं चाहेगा कि वो मेरे इलाके में बदमज़गी पैदा हो। तो ये गिरफ्तारियाँ जो सरदारों की होनी हो या नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा जब ये एरियाज़ ओपन हों। किस ज़माने में ट्राई जंक्शन, क्योंकि हमारा इलाका ऐसा है कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान का बॉर्डर है, ख़ास करके जैकबाबाद, कश्मोर, शिकारपुर, सक्खर, घोटकी या कंबर शहदाद कोट, ये एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बलूचिस्तान से ज़्यादा उसका असर हमारे पर ज़्यादा पड़ता है और पंजाब की तरफ से, कश्मीर की तरफ से, घोटकी की तरफ से पंजाब का असर ज़्यादा पड़ता है। किस ज़माने में मैं भी अपनी कैबिनेट में था, परवेज़ इलाही चौधरी पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर थे, जाम यूसुफ बलूचिस्तान के चीफ़ मिनिस्टर थे और यहाँ सरदार अली महमूद खान महर साहब चीफ़ मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त ज़फ़रुल्लाह खान जमाली। तो उस वक्त ये होगा था, उसमें मैंने ब्रीफिंग भी दी थी अपनी तरफ से।
उस वक्त बलूचिस्तान की तरफ से काफ़ी अगवाओं का सिलसिला शुरू हुआ था। तो चूँकि मैं आधा बलूचिस्तान में हूँ आधा सिंध में हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह होता है। वहाँ अगवाएँ बड़ी होती थी। तो यही हुआ कि डीजी रेंजर्स तीनों सूबे के आए, तीनों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स आए, आईजीज आए। शोएब सडल साहब उस वक्त बड़ा किरदार अदा कर रहे थे, वो भी थे। उस वक्त यही हुआ था कि मेरी तजवीज़ थी और मैं समझ शुरुआत भी हुई थी उस पर, लेकिन उसके बाद फिर वो बंद हो गई। मैंने ये कहा कि ओपन रोड्स हों, जहाँ तहसील हेड क्वार्टर के साथ कनेक्टेड हों, ज़िले हेड क्वार्टर के साथ कनेक्टेड हो, कि पुलिस अगर कहीं इसमें फंस जाती है, जंगल में, कहीं पहाड़ों के रेगिस्तानों में या कहीं भी, तो वहाँ अप्रोच रोड्स बनाए जाएं। थाने वहाँ हों, कम से कम वहाँ डीएसपी लेवल का अफसर हो, नफरी जो है 100 की हो, 4x4 गाड़ियाँ हो, और ओरिजिनल बख्तरबंद गाड़ियाँ, जो ये तो नहीं जैसे गोली भी निकल जाए, गाड़ियाँ वो बनाई जाएं जैसे होती हैं बख्तरबंद, कि गोली बम प्रूफ गाड़ियाँ यहाँ मिल जाती हैं शहरों में, लेकिन हम अफसोस से कहना पड़ता है कि पुलिस के पास वो भी नहीं है। होनी चाहिए उनके पास, क्योंकि कच्चे का इलाका हो या पहाड़ी इलाका हो, वहाँ लाजमी है कि उनके पास, जो अफ़गान वॉर के बाद इतना हथियार आ गया था, उस वक्त हुसैन मेहदी साहब रेंजर पंजाब थे, उन्होंने की कि गनशिप लेकर उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से गोलियाँ बरसाएँ तो डाकू ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने माजरत की और उनको जवाब दिया कि जनाब आप ये कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर, वो तो अंग्रेज़ी में बोलते हैं सिटिंग डक हो जाएगी। बोला वो कैसे? मैंने बोला आपके पास अगर से ऊपर से गोलियां बरसाने वाली गन्स हैं, तो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स उन डाकुओं के पास मौजूद हैं, जो अब आपने फ़ोटो में भी देखी हैं, शायद टेलीविज़न में भी आ गई हैं। तो वो अगर आप ये समझ सकते हैं कि वो आपके हेलीकॉप्टर को मार गिराएंगे, तो कितनी बड़ी बदनामी होगी हमारे पुलिस की या अफसरान की। इसलिए बेहतर है कि आप हर 10 मील पर थाना हो, हर 5 मील पर चौकी हो, थाना इंचार्ज हो डीएसपी लेवल का हो, माउंटेड गन्स हों, उसके पास एंटी एयरक्राफ्ट तरीके की गन्स हों, 4x4 की 2 गाड़ियाँ हों, और उसके साथ साथ मैं समझाऊँ बख्तरबंद गाड़ी, जो मजबूत बख्तरबंद गाड़ी ओरिजिनल होती है, वो मौजूद हो। 10 मील पर थाना, 5 मील पर चौकी में 50 नफरी हो, थाने पर 100 की नफरी हो। और जो कच्चे का इलाका, उसमें जैसे स्कूल बने होते हैं कच्चे के नीचे से वो पानी का गुजर होता है ऊपर, ये ऊपर रह के थाना अगर बन जाए तो वो इलाके में एक गहमा गहमी पैदा हो जाएगी। कोई नाई आएगा उधर बैठेगा, कोई होटल छोटी सी खुलेगी, कोई अपना धोबी आएगा, तो वो घर आबाद हो जाएंगे, वो इलाका आबाद हो जाएगा। तो जो लोग एरिया है वो आमद रफ्त की वजह से खुल जाएंगी। जैसे मैं मिसाल दूँ, यहाँ कंदकोट है, ऊपर वाली तरफ घोट की, अब तो पुल बन रही है, तो मैंने उस वक्त तजवीज़ दी थी कि खानपुर शिकारपुर का है, इधर खानपुर है, वहाँ से पनवाकिल है, पनवाकिल का जो दरियाई सिलसिला है उधर आके थाना बने, यहाँ से खानपुर से वहाँ थाना बने, लेकिन उसको रोड अप्रोच रोड हो, जो कनेक्टेड हो अपने ज़िले हेडक्वार्टर से और तहसील हेडक्वार्टर से। ये तो अभी आपकी जो सिफारिशात हैं, जो आपने तजावीज़ दी हैं, ये तो बिल्कुल, इससे तो जो डाकू का राज है, अमन अमान की सूरत हाल तो बिल्कुल बेहतर हो सकती है 80-90%। तो क्या आप समझते हैं कि वजह क्या है कि इस पर अमल दरामद नहीं होता? दूसरी बात यह है कि क्या वाकई वहाँ के लोकल जो सरदार हैं, या वो जो मुंतखब भी होते हैं, पार्लियामेंट में भी होते हैं, सियासत भी करते हैं, वो इस चीज़ में रुकावट हैं? वो अपनी जो है अजारादारी कायम, या अपनी बादशाह सरदार कायम रखना चाहता है, इसलिए वो कहता है कि नहीं, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर ना हो? नहीं, ये मैं इससे कभी मुत्तफिक नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कोई भी आदमी अपने इलाके में ये नहीं चाहेगा कि बदमज़गी हो, डाकाजनी हो। नो गो एरियाज़ हमारे पास हैं, मैं मानता हूँ, उसमें कोई सरदार की उनको सपोर्ट नहीं होती। अलबत्ता ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अपनी सपोर्ट में लेने के लिए उन पर सरपरस्ती उनकी सपोर्ट की हद तक करते हैं। और आजकल जो पोस्टिंग्स होती हैं अफसरान की, वो भी सियासी हिसाब से होती हैं, उस वजह से भी मुदाखलत होती है, मैं मानता हूँ इस बात को। और उनको, डाकुओं को या इलाके के अवाम को कोशिश करता है कि वो मेरे नुकसान में ना जाएं, पुलिस में गिरफ़्तार ना हो, कोर्टों से छूट जाएं। वो सपोर्ट करते हैं, ये सियासतदान हो या सरदार हो, अपनी कौम को तो हर कोई सपोर्ट करता है। लेकिन पहले ज़माने में, मैं पिछली पस मंजरस का दिखाऊँ आपको, हिस्टोरिकली अंग्रेज़ के वक्त में जिस इलाके में जुर्म होता था, अख्तियारत भी थे उन वक्त सरदारों को,
کہ 6 महीने भाई अपने बदमाश को पकड़ कर बैठा दो या अपना खुद गिरफ्तार करके उसको पेश कर दो। सरदारों पर ये पाबंदी हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं। अब तो सरदार खुद छुप रहे हैं कि डाकुओं से बचें और डाकुओं की खुशामद करें। ये भी मैं कहूँगा कि ये जो अभी सरदार तेगा खान है, बेजारानी तेगानी, ये जो चल रहा है झगड़ा, आज तक पता नहीं कितने कत्ल हुए हैं, ये मुझसे तारीख सरदार तेगा खान ने ली थी। सरदार महबूब अली खान के घर पर यह फैसला होना था। इन्हीं डाकुओं ने बदमाशी करके सरदार तेगा खान को जवाब दिया कि हम लोग फैसला नहीं करेंगे, और सरदार बेचारा मेरे पास चल कर आया कि सही मैंने तारीख तो आपसे ली है, फैसला आपस में होना था, सारी कौम झगड़े हुए हैं, ख़त्म होगा, लेकिन अफसोस के मेरे बदमाश जो हैं मुझ पर बरस पड़े हैं कि भाई हम फैसला नहीं करेंगे आपके कहने पर। तो ये है रेट अभी सरदारों की रेट तो है ही नहीं। वो सरदारों की रेट थी किस ज़माने में, अंग्रेज़ों को, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर हो गई है। अब तो सरदार खुद, जैसे मैंने कहा, कि वो खुशामद में उतर आए बेचारे। ऐसा तो नहीं है कि जो सरदार पहले उन्होंने पैदा किए ये डाकू, फिर बाद में चल के इतने पावरफुल हो गए कि खुद सरदारों के ख़िलाफ़ जाने लगे, उनकी बात ना मानने लगे? जब देखें ना, बदमाश आदमी जब ताकतवर बनता है वो किसी को नहीं मानता। उसकी ज़बान है गोली, गोली लगाना, गोली खाना, और वो करती है गवर्नमेंट कर सकती है, सरदार नहीं कर सकता है। नहीं, सरदार किसी को प्रेशराइज करेगा। हाँ, अलबत्ता ये कर सकता है कि सरदार को गवर्नमेंट की सपोर्ट हो, वो गवर्नमेंट की सपोर्ट करे सरदार, तो मैं समझ रहा हूँ काफ़ी इसमें बचाव भी होगा और डाकूराज ख़त्म हो सकता है। इस वक्त जो सरदार तेगो खान तेगानी की जो गिरफ्तारी हुई है, ज़ाहिर है पुलिस के पास भी कोई रिपोर्ट होगी, कोई सोर्स होगी कि वो डाकुओं की सरपरस्ती करता है। इस गिरफ्तारी को आप किस तरह से देखते हैं? जी, मैं ये कहता हूँ कि सरदार तेगा खान ने पिछले दिनों काफ़ी डाकू जो थे, बदमाश जो उनके कहने पर हुए, उनको पेश करवाया, पुलिस में गिरफ्तारी करवाई उनको कि भाई तुम लोग गिरफ्तार पेश करो। तो जो इसके कहने पर आए तो वो तो गिरफ्तार हुए, जो इसके कहने पर नहीं आए वो बदमाशियाँ कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि फैसले में वो आ रहे थे तो फिर भाग गए। उनको भी कुछ सरदार के अगेंस्ट भी एक लॉबी होती है अपनी कौम में, तो वो उनको भड़काते हैं कि भाई तुम सरदार के पीछे मत जाओ और सरदार आपको मुसीबत में डालेगा, जेलों में डलवाएगा, ये करेगा, तो भाग जाते हैं उनसे, सरदारों की मुखालफत बन जाते हैं डाकू। कई सरदारों का कहना मानते, कई नहीं मानते हैं। तो इससे फ़ायदा इस डाकुओं को पहुंचेगा कि सरदार गिरफ्तार हो गया, हम खुश हैं। अच्छा, ये जो बात आपने की कि जो कबायली झगड़े होते हैं, जो बिरादरियों के झगड़े होते हैं, उसके बाद डाकू उनकी सपोर्ट भी करते हैं, उनकी वजह से दूसरी बिरादरी के लोग मारने भी चले जाते हैं। मतलब बुनियाद ये जो बिरादरी के जो तसादम होते हैं, कबायली तसादम है, बुनियाद जड़ तो वही हो गई। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के हवाले से क्या इक़दामात लेने की ज़रूरत है? किस तरह से ये झगड़े और ख़त्म हो सकते हैं? या तो रूल ऑफ लॉ हो, लॉ कानून की रिट हो, तो फिर चीज़ें ख़त्म हो, मगर बिरादरियों के झगड़े तो बड़े वो हो जाते हैं सेंसिटिव। आप क्या इस हवाले से कोई तजावीज़ देंगे? पहले ये है कि बिरादरियों के झगड़े क्यों होते हैं? या होते हैं ज़मीन पर, या होते हैं औरतों पर। आजकल जो कानून नाफिज है यहाँ कि भाई किसी की औरत गई, किसी की बहन गई, किसी की बेटी गई, कई आदमी समझौता कर लेते हैं, कई आदमी समझौता नहीं करते, वो जाके लड़ते हैं, मरते हैं, मराते हैं। ये कल्चर और रिवायत जो पुरानी हमारी चली आ रही है कि भाई बाप या भाई के सिवा कोई शादी ना करे लड़की, तो वो तो इज़्ज़त से हो जाती है। लेकिन अपनी मर्ज़ी से कई भाग जाती हैं, लड़कियां शादी करती हैं या लड़के उठा के जाते हैं, तो वहाँ से शुरुआत होती है। या किसी ज़मीन पर कब्ज़ा होता है, वहाँ झगड़ा होता है। कभी पानी पर, कभी एक तो मुसीबत की बात यह है कि एक खीरे पर भी हमारे पास 44 कत्ल हुए थे, जो हम अपना कच्चू पर खाते हैं और सलाद में खीरा होता है, उस पर भी हमारे इलाके में 44 कत्ल हुए थे, जो 3 साल झगड़ा चला। बकरियों की चोरियों पर कत्ल होते हैं, गाय की चोरी पर कत्ल होते हैं। अभी ये चाचड़ और सब्ज़ुई का हुआ कि ये बकरियां वो लेने गए और उन्होंने बोला कि आपने मुखबरी की थी, उस पर झगड़ा, 10 आदमी मारे गए। तो यही सिलसिला है कि आदमी जब थोड़ी बहुत ख़राबी पैदा हो, शैतान, सुना है पुरानी जो कहावत है कि शैतान सिर्फ शहद लगाता है, उस पर मुर्गा आता है, मुर्गे पर बिल्ला, बिल्ले पर कुत्ता, कुत्ते पर डंडा। तो अगर शहद ही आप धो दें तो नहीं मुर्गा आएगा, नहीं बिल्ला आएगा, नहीं कुत्ता, नहीं डंडा। तो पहली शुरुआत में अगर आदमी इलाके के मौज़िन उस मामले को हल कर सकते हैं, तो मैं समझ रहा हूँ ये इतना फितना फसाद
ख़त्म होगा और कबायली झगड़े अगर नहीं होंगे तो इनको जाए पनाह डाकुओं को नहीं मिलेगी। इसकी बुनियाद ये तो नहीं है कि हमारे यहाँ जो लिटरेसी रेट है वो बिल्कुल ना होने की बराबर है, तालीम हमारी तबाह है, शऊर नहीं है, तो फिर इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ा जाता है। इसकी मेन वजह तो यही नहीं है कि फिर वहाँ के कहा यह जाता है कि वहाँ के जो सियासतदान हैं, वहाँ के सरदार जो हैं, वो तालीम नहीं होने देते हैं, वो जो है नहीं चाहते हैं कि उनके कबीले के लोग तालीम याफ्ता हों। ये स्कूल तो मैं समझ रहा हूँ हर सरदार के गांव में होगा, हाई स्कूल भी होगा, मिडिल स्कूल भी होगा, लेकिन अफसोस की बात इसमें से मैं सियासतदान को कसूरवार ज़रूर ठहराऊँगा कि मैं खुद ही कहूँ अपने वो कि जो टीचर्स हम भर्ती करवाते हैं, मेन डिफेक्ट जो है हमारी तालीम का वहाँ से शुरू होता है। वो ख़ुद टीचर्स इतने तालीम याफ्ता नहीं होते हैं वो टीचर्स बनने के लायक हों। आज भी अगर टीचर बोलता है कि मैं एमए हूँ, कोई बोलता है मैं बीए हूँ, कोई बोलता है एमएड हूँ, कोई बीएड है, लेकिन मैं समझता हूँ और वसूख से कह सकता हूँ कि जो भी लोग हैं एप्लीकेशन वो नहीं लिख सकते इंग्लिश में। तो तालीम तो वहाँ से बुनियादी हमारा जो ढांचा है वो फ्रॉम द रूट्स नाकारा है, उसको बिल्कुल सुधारने का वक्त चाहिए। टाइम से आज तक से जैसे मेरिट्स पर तो अपनी जगह है, लेकिन उनको अगर भर्ती भी किया जाए तो उनको ट्रेनिंग ऐसी सख्त दी जाए कि वो बच्चों को पढ़ा सके और सब बच्चों की सही रहनुमाई हो, तो मैं समझ रहा हूँ काफ़ी जहन खुलेंगे और विजन वाइडन होगा, दूरअंदेशी पैदा होगी बच्चों में, और मैं समझ रहा हूँ उसमें काफ़ी इफाका होगा कि लोग इस दलदल से बाहर निकलें। कारोकारी के हवाले से बैनुल-अक़वामी तौर पर भी आवाज़ उठाई कि मुख्तलिफ़ इदारे भी काम करते हैं और वो कहते हैं कि ये इंसानियत सोज जो है मामला है। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई कारोकारी को ख़त्म होना चाहिए? सी देखें ना, हमारे दीन इस्लाम में तस्वर तो नहीं है कारोकारी नाम तो अभी इधर पे सिंध में ही पैदा हुआ या बलूचिस्तान में पैदा हुआ, लेकिन ये ऑनर किलिंग तो हर जगह है। अगर सर आँखों से आदमी कोई देखता है, 4 रिश्ते हैं औरत के मर्द से, बहन, माँ, बेटी, बीवी। किसी भी इसी खातून को, अपनी खातून को गैर फितरी हालात में किसी गैर मर्द के साथ देखेगा तो वो क्या करे? बीवी को तो तलाक दे सकता है, माँ को क्या करे, बहन को क्या करे, बेटी को क्या करे? तो अगर गुस्से में वो देखता है और बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके हाथ में जूता होगा तो वो मारेगा, लाठी होगी तो वो मारेगा, बंदूक होगी वो मारेगा। कार्यकर्ता इसको कहते हैं। परिंदे हैं वो भी एक दूसरे की मादा को किसी दूसरे को नहीं छोड़ते हैं एक दूसरे पर, लेकिन ये तो अशरफुल मखलूक़ात है इंसान, ये देखकर चुप तो नहीं रह सकते। आखिर उसमें कुछ न कुछ गुस्सा, गम गुस्सा होगा। ये कहने की बात तो दुरुस्त है कि कारोकारी ख़राब मामला है ये, लेकिन आदमी मजबूर हो जाता है। अंग्रेज़ जब भी यहाँ था उसने भी ये इमोशनल मर्डर करार दिया था इस कारोकारी को। ये अब तो हमने कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हैं, उसको कत्ल का मुकदमा है, लेकिन अंग्रेज़ गैर मज़हब था, वो उस वक्त भी ये था। हमारे पास अगर 4 गवाह हैं तो उस पर हमारे इस्लाम में संसार भी है, लेकिन आज तो 4 गवाह के बजाय सारे गांव जानता है कि क्या गद्दगी क्या हुई क्या नहीं हुई। 4 से 50 गवाह हो जाते हैं, लेकिन जो लड़कियां किसी नेक मर्द के घर में, किसी मुर्शिद के घर में पनाह लेती हैं, सरदार घर में, तो वो बच जाती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे इत्तेफाक से कोई आदमी ऊपर निकल देख लेता है किसी अपनी करीब तरीन औरत को, तो वो वहाँ से उसको कारोकारी का लिबादा उड़ाया जाता है कि ये कारोकारी हो गई। आपके पास फैसले आते होंगे, आप सब चीज़ों को देखते भी आपको अंदाज़ा होता होगा। एक आप उसको इमोशनल दे दें, गैरत का नाम दे दें, एक कत्ल होता है। आपके पास अगर 100 फैसले आते हैं इस हवाले से, तो कितने जेन्युइन होते हैं? मतलब ये है कि अगर किसी पर खामखा भी इल्ज़ाम जेन्युइन कितने होते हैं, ये सिर्फ हमें बता दीजिएगा। ऐसा तो नहीं है कि उस नाम पे फिर अपनी दुश्मनी जो है वो निभाई जाती हैं? नहीं, वो है, हकीकत है, ये आपने सही सवाल किया। कई इलाके ऐसे हैं जो नाहक ये इल्ज़ाम किसी पर देकर किसी की दुश्मनी पूरी करते, उसको हमने कभी सपोर्ट नहीं किया और कहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। और जो हकीकत आँखों से देखता है और उस पर इतने लोग उस पर गवाह बन जाते हैं, उसको हम हकीकत समझते हैं। उसमें काफ़ी क्योंकि इतना दाग, जो बदनुमा दाग है, वो अपना मर्द अपनी बेटी, बीवी, बहन, माँ को कभी नहीं देगा। आपने देखा होगा बेटी को बाप ने मारा है, भाई ने बहन को मारा है, ये भी हो जाता है इमोशनल कत्ल, लेकिन
इतना बदनुमा दाग कोई भी मर्द अपने बेटी बहन माँ बीवी को नहीं देगा। अगर हाँ कहीं ऐसा है कि बदमाश लोग हैं, शरारती हैं, जो ज़मीन के लिए किसी और के ना के लिए किसी दुश्मनी पूरी करने के लिए करते हैं, ऐसे इलाकों में लोग हैं, लेकिन उसको हम कभी उसको इज़्ज़त नहीं देते हम लोग। आप किस तरह से देखते हैं कि अब डाकू और पुलिस, मतलब ऐसा मुमकिन नहीं कि कहा जाता है पुलिस को सब पता है, कि उनकी सपोर्ट और मदद के बगैर ये डाकू चलते हैं फिरते हैं, और वाकई जो ऑपरेशन अभी हो रहा है, क्या वाकई पुलिस सिंसियर है कि बिल्कुल अब इन डाकुओं को हमें ख़त्म करना है? देखिए जनाब, ये पुलिस के भी कुछ ज़रूरियात होती हैं, और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ डाकू बिल्कुल नहीं होते। कई हमारे अफसरान ने भी कभी कभार सच बोला होगा हमसे कि भाई जहाँ कुछ नहीं होता है तो हम बुला लेते हैं किसी दोस्तों को कि यहाँ कुछ गड़बड़ करो, एक की बजाय 50 को लेना पड़ता है, उसको गिरफ्तार करना पड़ता है, नाहक बेचारे लोग, तो वो भी उनमें मुसीबत पड़ जाती है लोगों के। तो हर कोई अपनी जान छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ देगा बग़ैर नाम के। चलो तुम इस इलाके में बदमाशी कर रहे हो, ये कर, बदमाश ना भी हो, कितना भी शरीफ हो, लेकिन पुलिस अपना हिसाब किताब उससे बराबर कर लेती है। पुलिस का भी इसमें आमेज़ होती है, कई लोग ऐसे हैं, सबको तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन चंद लोग ऐसे समझे कि 100% नहीं होंगे, तो उसमें 20% ऐसे लोग हैं पुलिस में जो ये कारोबार में मुलविस हैं। और वो डाकुओं से, जैसे गोलियां हैं, गोलियां डाकुओं को कौन देता है, कहाँ से आती हैं? ठीक है, बाहर से भी आती हैं, अफ़गानिस्तान की तरफ से, बलूचिस्तान की तरफ से, सरहद की तरफ से, लेकिन यहाँ भी वो पैदा कर लेते हैं, क्योंकि पैसा तो हर इंसान की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट का भाई इधर फायरिंग हुई उधर फायरिंग हुई, लगाएंगे 2 गोलियाँ तो लिखेंगे 40 गोलियाँ, तो वो फिर बेचना भी वो चलता है, हथियार बारूद का भी, लेकिन वो अक्सरियत नहीं है हमारे पास, लेकिन चंद लोग हैं, अक़लियत में ही होंगे, लेकिन हैं जो बड़ा डाकुओं की सपोर्ट करते हैं। ये मुख्तलिफ़ फोरम्स में बात भी होती है कि सिंध के मसाइल जो हैं और भी मामलात हैं, मगर सरदारी निज़ाम ख़त्म होगा तो ये मसाइल तमाम ख़त्म हो जाएंगे। क्या ऐसा ही मुमकिन है? ये बात दुरुस्त है? नहीं, सरदारी निज़ाम है कहाँ? कहने को तो भाई वो बड़ों की तरफ से वो आ रहा है, सरदारी निज़ाम है, लेकिन आज हर इंसान आज़ाद है। गधा गाड़ी चलाने वाला जो इंसान है वो भी अपने घर से खाता है, ना सरदार किसी को देता है, ना कि सरदार किसी से लेता है। लेकिन सरदारी निज़ाम वो होता था जब भी अंग्रेज़ों के वक्त में, जब सरदार फुल कौम का थ्राइज्ड होता था कि भाई इसमें बदमाशी हो, ज़्यादती हो, या आपकी कौम किसी से ज़्यादती करे तो आप ये हमें पैदा करेंगे। ये किस ज़माने में सिब्बी में शाही जिरगा हुआ करता था, जहाँ से सिंध बलूचिस्तान के सरदार, वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी आता था, जिसको लॉर्ड साहब कहते थे वहाँ, तो वो आकर 3 दिनों में सारे भुगता जाते, सारे सरदार वहाँ हाज़िर होते, और सब अपनी कौम के बदमाशियाँ जो लोग थे, या तो फैसला देते दूसरे पार्टी को, या उसी आदमी को गिरफ़्तार करके पेश कर देते। तो वो उस वक्त सरदारी का बिल्कुल फुल ऐसे समय गिरप थी। आज सरदार की कोई गिरप है ही नहीं, ना कोई सरदार किसी को उठा सकता है, नहीं सरदार किसी को बिठा सकता है। हर आज़ाद जहन है और हर आदमी अपनी मर्ज़ी, अपनी मनमानी करते हैं। तो इस सरदारी सिस्टम का इतना ताकतवर इस वक्त सोचना, ये हमारी गलत फहमियाँ हैं। इस वक्त आप किस तरह से देखते हैं कि डाकू राज, अभी ऑपरेशन की बातें हो रही हैं, ऑपरेशन होगा भी सही, किस हद तक मुतमईन है कि ये ऑपरेशन कामयाब होगा, और आइंदा के हवाले से आप क्या तजावीज़ देंगे कि इस तरह से इक़दामात, शुरू में आपने भी बताया काफ़ी चीज़ें, उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ हो ताकि ये जो डाकू का जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाए? डाकू का सिस्टम लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसको जैसे मैंने कहा कि थाने और अप्रोच रोड्स और फुली आर्म्ड पुलिस और फुली इक्विप्ड क्या कि उसको हथियार भी वो ताकतवर हथियार हो जो उसके मुकाबले के हों, एंटी एयरक्राफ्ट तक बख्तरबंद गाड़ियाँ भी मजबूत होनी चाहिए जो गोलियों से बम प्रूफ हों, गोलियों पर, और आदमी वहाँ तादाद बढ़ाई जाए। जैसे 20 आदमी डाकू क्या करें, 20 तो बेचारे खुद डरेंगे, उस पर 100 बंदा हो थाने पर, उस पर डीएसपी उसका अफसर हो, उसके नीचे इंस्पेक्टर हो, सब इंस्पेक्टर हों, 20-20 का जत्था बने, और अप्रोच रोड्स हों, सिस्टम हो अपना, जैसे ड्रोन का सिस्टम आजकल आया है, उसकी ड्रोन सिस्टम से रेकी की जाए। गनशिप्स हों, हर ज़िले में एक गनशिप हो, मदद को जल्दी पहुंच जाए, तो ये कोई गुनाह तो नहीं होगा, इलाके को आवाम सुख का सांस लेगी।
میں تو یہ تجویز دوں گا کہ لوکل آدمی جو ہے وہ لوکل ضلع میں نہ رہے، سپاہی خاص کر کے سپاہی جو یا افسر جو ہے لوکل ادھر کا ہوگا تو وہ لازمی جا کر دوسروں سے کنیکٹ کرے گا. ہمارے قومی نیٹ ورک جو قبائلی نیٹ ورک ہے یہ ملوث ہو سکتا ہے کہ اپنوں کو ہر کوئی آدمی بچاتا ہے کہ بھئی یہ ڈاکو بھی میرا چاچا بھائی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ کافی ان کو سپورٹ ملتی ہے ان کے، خاص کر کے جو علاقے کے جو سپاہی ہیں، سپاہی لیول کے لوگ جو کہیں باہر ضلع سے نہیں جاتے، وہ بالکل مخبری کرتے ہیں اور ڈاکو کو ریڈ سے پہلے اطلاع مل جاتی ہے. ایسی کالی بھیڑیں پولیس میں موجود ہیں، اس وجہ سے ضلع کے جو سپاہی ہیں وہ دوسرے ضلع میں منتقل ہونا چاہیے اور گن شپ ایک ضلع میں موجود ہونا چاہیے اور بختر بند گاڑیاں وہ ہونی چاہیے جو اپروچ روڈ پر وہاں تھانوں پر موجود ہوں، پھر جا کے ڈاکو. بختر بند پہ یاد آیا کہ آخر میں یہ بھی بتا دیں کہ ایسے افسران جو اس طرح کی بختر بند گاڑیاں لے لیں کیا ان کو جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے؟ دیکھیں جی، پاکستان ایک مسلم اسٹیٹ ہے، تو میں تو کہوں گا کہ اللہ کرے کہ ہم پاکستان کو شاد و آباد رکھیں، نہیں تو ہم تو پاکستان کو نوچ رہے ہیں. پاکستان کس جگہ نوچا نہیں جا رہا، کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ صحیح چلا. پاکستان تو نوچا جا رہا ہے، مگر صورت عالم دیکھیں پنجاب اور سندھ کی، خاص طور پر ہم سندھ کی جو کے معاملات دیکھتے ہیں تو ہمیں تو بہت دکھ ہوتا ہے. وہ سندھ بھی پاکستان کا ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی پاکستان میں ہے. بلوچستان میں جائیں تو وہ بھی حشر وہی ہے. سندھ بلوچستان میں، پنجاب میں کیا ہے کہ تعلیم ہے اور وہاں رول آف لا پریویل کر رہا ہے. پھر بھی اس علاقے میں ڈسٹرب ایریا ڈیرہ غازی خان، راجن پور دیکھیں، وہ سندھ کا بالکل آپ کو بلوچستان کا مثال وہاں ملے گا. ڈاکو راج ہے، بڑے ڈاکو ہے، یہاں کے ڈاکو بھاگ جاتے ہیں وہاں کے ڈاکو بھاگاتے ہیں یہاں. 3-4 ایسے ہیں جہاں یہ اپروچ روڈز کچوں میں اگر آرام سے آدمی چلا جائے، پولیس کی گاڑی کسی اور کی گاڑی، تھانہ مضبوط ہو، تو میں سمجھ رہا ہوں علاقے کے عوام بالکل آرام سے رہ سکتے ہیں اس علاقے میں. کند کوٹ، کشمور، جیکب آباد، شکارپور، سکر، گوٹکی، لاڑکانہ، یہ اپنا کمبر شہداد کوٹ، یا پرلی طرف بلوچستان میں جعفر آباد کا ہوں، صوبت پور کا ہوں، یہ سارے بارڈرنگ ایریا جو ہے نا، یہاں آنا جانا رہتا ہے، خاص کر کے ہمارے بلوچستان کے لوگ اور سندھ کے لوگ آپس میں آتے جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ سردار منظور علی خان صاحب آپ کا. ناظرین، سردار صاحب نے جو تجاویز دی ہیں، اگر اس پہ عملی طور پر کوئی کام کیا جائے تو میرے خیال سے کہ 70 سے 80% کم سے کم جو کرائم ہے، جو ڈاکو راج ہے، وہ ختم ہو سکتا ہے. اب یہ ہے کہ وہ جو ارباب اختیار لوگ ہیں کیا واقعی سنجیدہ ہیں، کیا واقعی وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ڈاکو راج ختم ہو، امن امان قائم ہو، لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ ہو، تو ان پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے. کوئی ایسی تجاویز کوئی وہ نہیں ہے کہ جس پر عمل درآمد ناممکن ہو. یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو ممکن ہیں، کی جا سکتی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کس طرح سے ان تجاویز کو سنجیدہ لیتے ہیں. اس کے ساتھ اپنے میزبان زاہد کوکر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خاص کر کے جو قومی جھگڑے، قبائلی جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں وہ نرسری بنتی ہے اپنی ڈاکوؤں کی. سردار کبھی نہیں چاہے گا کہ میرے علاقے میں یہ گندگی پیدا ہو. تو یہ گرفتاریاں جو سرداروں کی ہونی ہوں یا نہیں ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہر 10 میل پر تھانہ ہو، ہر 5 میل پر چوکی ہو. تھانہ انچارج ہو ڈی ایس پی لیول کا ہو، ماؤنٹڈ گنز ہوں، اس کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ طریقے کی گنز ہوں. نو گو ایریاز ہمارے پاس ہیں، میں مانتا ہوں، اس میں کوئی سردار کی ان کو سپورٹ نہیں ہوتی. اب تو سردار خود چھپ رہے ہیں کہ ڈاکوؤں سے بچیں اور ڈاکوؤں کی خوشامد کریں.